हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो रिलेटेड हमारा अग्निपथ स्कीम से और इसके जो इफेक्ट हैं जो बिहार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे इस देश में सबसे ज़्यादा बिहार ही इससे प्रभावित हुआ है। तो हम लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्मी का क्या ऐसे व्यू है, नेशन को इससे कैसे फ़ायदा मिलने वाला है और बिहार जो है वो कहाँ लैक कर रहा है इस पॉलिसी को समझने में। इस वीडियो में मैं सैलरी की बात नहीं करूँगा, अलाउंसेस की बात नहीं करूँगा, पेंशन की बात नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब बात देश की हो, राष्ट्र की हो, फौज की हो, तो फिर वहाँ पे मॉनेटरी चीज़ों को साइड करना चाहिए। पैसे रुपए के बारे में हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे रुपए कमाने ही हैं तो या तो फिर अपना बिजनेस आप शुरू कर लें, या तो फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लें, या फिर अपना कोई दूसरा डिपार्टमेंट सर्च करें। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में फौज जो हो वो पैसे कमाने की जगह नहीं है, फौज कतई नहीं हो सकती। और अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति है तो कहीं ना कहीं इस पैसे को पीछे रखना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सैलरी वगैरह की बात नहीं कर रहा और दूसरी जो पैकेजेस वगैरह, पेंशन वगैरह, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं करूँगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और इस पे अलग अलग पॉइंट से कैसे इसको समझा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फौज की। फौज में बहुत दिन से रिफॉर्म नहीं हुआ था, पिछले कई दशकों से रिफॉर्म नहीं हुआ था। तो फौज ने एक रिफॉर्म किया जिसके तहत उसने अपनी ओवर एज आर्मी को अंडर एज आर्मी करने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है फौज को। दूसरी बात, भविष्य की जो भी लड़ाइयाँ हैं वो टेक्नोलॉजी के बेस पे लड़ी जाएंगी, ना कि मैन पावर के बेस पे। तो कहीं ना कहीं फौज ने अपने आप को ज़्यादा यंग बनाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ अगर हम नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को रखें तो इससे एक जो सिविलियन में डिसिप्लिन की हमें कमी दिखती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो हमारे सिविलियन में अभी भी उतनी डिसिप्लिन नहीं है। और शायद इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ादी के बाद से चाहते थे कि 10 साल के लिए कम से कम ये जो हमारा देश है इसको फौज रन करे, जिससे यहाँ के लोगों में नेशनलिज्म आए, डिसिप्लिन आए। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये स्कीम बहुत अच्छी है फ्रॉम द नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम बात कर ले एक आम नागरिक की, या फिर ये कह लें कि जो यहाँ पे यंग जनरेशन है उसकी अगर हम बात करें तो उसे एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा ही। इसके बारे में आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, जानते भी होंगे। साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक विज़न मिलेगा, एक एटीट्यूड मिलेगा कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि अभी अधिकतर जो बच्चे हैं 17 से 21 साल वाले या 23 साल वाले, ये भटकते रहते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं जब वो यहाँ से निकलेंगे, अग्निवीर बन के निकलेंगे, तो उनके पास विज़न भी होगा, एटीट्यूड भी होगा और साथ में कुछ पैसे भी होंगे। तो इससे इनका बहुत बड़ा एक बेनिफिट होने वाला है। तो अगर हम नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा स्कीम है। अगर आने वाली जनरेशन की हम बात करें तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा स्कीम है। दूसरे कई देशों में ये स्कीम अभी भी चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। जैसे आप इजराइल को देख सकते हैं, वहाँ पे स्कीमें चलती है, या फिर कई दूसरे मुल्क हैं, देश हैं जहाँ पे ये स्कीम बहुत अच्छे से रन कर रही है। आप यूएस की बात कर लें या फिर किसी भी और कंट्री की बात कर लें। बट बिहार की क्या प्रॉब्लम है और बिहार जो है वो इससे तालमेल क्यों नहीं बैठा पा रहा है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बिहार की इकोनॉमी को। अगर बिहार की इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है वो ना तो एग्रीकल्चर बेस्ड है और ना तो इंडस्ट्री बेस्ड है। मतलब वहाँ पे ना तो प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और ना तो सेकेंडरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो बचा क्या, वो है सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में भी वहाँ 80% या यूँ कह लें 90% तक गवर्नमेंट जॉब का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ की इकोनॉमी को रन कराने में। अब अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं होगी तो सिंपली वहाँ की इकोनॉमी जो है लड़खड़ाएगी, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर नीचे गिरेगी, वहाँ के लोगों की इनकम गिरेगी। इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता रहा है पिछले कई सालों में। वैसे नई सरकारों ने काफ़ी रिफॉर्म किए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो एक इकोनॉमी बूस्ट करनी चाहिए थी बिहार की, वो नहीं कर पाई।
हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि वहाँ की सरकार ने टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा दिया है। बट बिहार जो है वो कोई छोटा मोटा सिंगापुर नहीं है कि टूरिज़्म के बल पे पूरी की पूरी अपनी जीडीपी को और अपनी इकोनॉमी को खड़ी कर ले। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो एक प्राइवेट सेक्टर को एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर को, वो नहीं कर पाई है, जिसके वजह से वहाँ की इकोनॉमी और ये यूँ कह लें कि वहाँ की जो पब्लिक है उसकी जो इनकम का जो सोर्स है वो गवर्नमेंट जॉब ही है। वहाँ पे कई अच्छे आईएएस आईपीएस या फिर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बट अल्टीमेटली ये भी देखा जाता है कि वहाँ से निकलने वाला आईएएस हो आईपीएस हो या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो, वो बिहार को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और बिहार फिर उसी स्थिति में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की तरफ जो थोड़ा सा एक वहाँ की जो पब्लिक है या वहाँ की जो जनता है उसका जो रवैया रहा है कि वो अपने स्टेट को छोड़ के बाहर चली जाती है और फिर वो अपने स्टेट को उतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक बिहार को नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बिहार कई मामलों में बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट जॉब की जो वहाँ सीकनेस है, वहाँ पे जो एक लोगों के अंदर एम्बिशन है, वो इसी के कारण है कि बाकी चीज़ों में वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क नहीं हो पाया पिछले कई सालों में। एक सोशल स्टेटस भी है, अगर कोई वहाँ गवर्नमेंट जॉब करता है तो एक सोशल स्टेटस भी उसका बनता है। दूसरे उसकी जैसा कि वहाँ पे लोग कहते भी कि काफ़ी डॉरी वगैरह जो दी जाती है, दहेज वगैरह भी दी जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे यंगस्टर का एक जो लड़का है, जवान लड़का है, उसके अर्निंग के दो ही सोर्स हो सकते हैं, या तो सरकारी नौकरी या फिर दहेज। इसके सिवा उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता है, जिसके कारण ये जो स्कीम है वहाँ के लिए बहुत बड़ा एक झटका है और वहाँ के लोग मानते भी हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों में थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप ये कह लें कि वहाँ के लोगों के दिमाग में बात बैठा दी गई है कि इससे गवर्नमेंट जॉब खत्म होने वाली है या सरकार जो है वो इसको प्राइवेटाइज कर रही है। जो भी वहाँ पे बातें कही गई है और हमारे कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, जिसके कारण बिहार जो है इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर बिहार के लोग इसको नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो उन्हें ये स्कीम अच्छी लगेगी, लेकिन अगर बिहार के लोग इस अग्निपथ स्कीम को एक गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो शायद उन्हें ये स्कीम बुरी लगे या फिर बहुत ख़राब लगे, और फिर जो जैसा भी चल रहा है वैसा चलता रहेगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि सरकार जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में चेंजेस कर दे, फौज में क्यों कर रही है। तो दूसरे डिपार्टमेंट भी अगर गवर्नमेंट चेंज करेगी तो फिर वहाँ के भी लोग वही करेंगे जो आज फौज की तैयारी करने वाले बच्चे कर रहे हैं, वो भी तोड़फोड़ करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो करना ही पड़ेगा, और ये गलत नहीं है, ये बदलाव अच्छा है। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पेंशन की बात नहीं कर रहा, सैलरी की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ, इससे बिहार को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो अपने थोड़े से मेंटल स्टेटस को चेंज करें, अपने सोचने के तरीके को चेंज करें, तो उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगर वो किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो बिहार के लिए बहुत अच्छा मौका है। और मेरा मानना है कि बिहार को अगर आगे ले जाना है तो वहाँ के लोगों को ही बिहार को आगे ले जाना है। तो ये जो सारी बातें थी वो फौज की, एक देश की और एक बिहार की, ये कहीं ना कहीं इसी बात पे थी कि हमारा अग्निपथ स्कीम क्या है, कैसे है, और बिहार से क्यों इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इससे जुड़ी बातें अगर आपको कुछ और समझनी है, या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंक्लूड करना चाहिए था, कुछ छूट गया, या कुछ और आप यहाँ पे कहना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।